हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं सरीना हाजिर हूँ आपके लिए आज फिर एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कवर करवाने वाली हूँ। पूरा ही एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। वीडियो को आप देखते रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर लाइन से जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का ये लेक्चर है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। और अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए, आपको ऐसा लगे, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको चेक भी कर लूँगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है बहुत ही सटीक नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और चलिए अब बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं फिर करूँगी आपसे कि आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, थोड़ी सी देख के जो है उसको बंद कर देते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना कुछ इम्पोर्टेंट उसमें बताया गया है। पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा ना, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको पूरा देखें। चलिए, IVC देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी मैं IVC वर्ड का यूज़ करूँ तो आप समझ लेना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। IVC को कांस्य युगीन तथा हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युगीन कहा जाता है क्यों? क्योंकि कॉपर और टिन को मिला के जो है कांस्य बना था, और उस कांस्य का इस्तेमाल पूरी सभ्यता में जो है हमें देखने को मिलता है। ब्रोंज़ का इस्तेमाल जो है हमें जगह जगह पर मिलता है, और पहली बार ब्रोंज़ का इस्तेमाल इस सभ्यता में हुआ था, इसलिए इसको इसलिए भी जाना जाता है। तो क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है, इंग्लिश में से ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, तो ये इसकी एक विशेषता है अपने आप में। और दूसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया, डिस्कवर किया गया, वो हड़प्पा ही था। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, तो उसी के नाम पर जो है पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इतिहासकारों ने रख दिया। क्योंकि इस तरीके की परंपरा जो है वो इतिहास में अपनाई जाती है कि जहाँ से सबसे पहले सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है। तो इस तरह से जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। तो 3 नाम हो गए, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे हिंदी में, कांस्य युगीन सभ्यता, और हड़प्पा या हड़प्पन सभ्यता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके समय की। तो समय जो है 2500 BC से 1950 BC इसका जो है ज़्यादातर सर्वमान्य है। वैसे बहुत से टाइम अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो है टाइम पीरियड इसका दिया है, काफ़ी सारे इस पे मतभेद भी हैं, लेकिन सर्वमान्य फिर भी जो ज़्यादातर है वो ज़्यादातर लोग जो हैं जिसको सही मानते हैं, लोकप्रिय है, वो है 2500 BC से 1950 BC। अब बात करते हैं इसके 4 आउटपोर्ट्स, यानी मुख्य 4 छोर कौन से थे इस सभ्यता के। भाई, हर इतनी बड़ी सभ्यता है तो उसके कुछ छोर भी तो होंगे, सिरे भी तो होंगे ना। कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके 4 छोर जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। N फॉर नॉर्थ, नॉर्थ में ये है जम्मू मांडा तक, साउथ में है ये महाराष्ट्र ध्यामाबाद तक, ईस्ट में है यूपी आलमगीरपुर मेरठ के पास वहाँ तक, और वेस्ट में है ये ईरान, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे एक जगह है सुतकांगडोर, वहाँ तक, ठीक है। ये इसके 4 छोर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आगे आप देखिए, ये है सप्त सिंधव रीजन, ये जो इलाका है इसका वो कहलाता है सप्त सिंधव रीजन। सप्त सिंधव रीजन में हमें 7+1 टोटल 8 रिवर्स के बारे में पता चलता है। और 7 रिवर्स के नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ। सतलुज, रावी, व्यास, चनाब या चेनाब, झेलम, घग्गर, सिंधु,
ये 7 जो हैं महत्वपूर्ण नदियां हैं, इन सभी जगहों पर यानी यहाँ तक इसका इलाका जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, और सिंधु तो है ही, वो तो आप जानते ही हैं। अब पहले शहर का बारे में आपको बताती हूँ। पहला शहर जो है वो है हड़प्पा, जो जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई 1921 में की गई थी। 1921 में पहला नगर खोजा गया दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। यह पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है, रावी नदी के पास है, 2 भागों में विभाजित है। यानी कि टाउन जो है वो 2 भागों में विभाजित है। एक तरीके से एक है उछला नहीं कहेंगे इसको, एक है ऊंचाई पे बना हुआ हिस्सा और एक है नीचे की तरफ बना हुआ हिस्सा। जो ऊंचाई पे बना हुआ हिस्सा है वो किलाबंदित है और जो नीचे का हिस्सा है वो किलाबंदित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये शहर 2 भागों में विभाजित है और यहाँ मिले हैं हमें 12 अनुग्रह, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नगर देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। ये 1922 में दूसरा नगर खोजा गया। ये राखलदास बनर्जी तथा जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यानी कि बहुत सारे नगर मिले हमें, लेकिन उन तमाम नगरों में जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो अरेमिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा का शब्द है? अरेमिक भाषा का शब्द है। अर्थ क्या है इसका? मृतकों का टीला। और ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे टीले पर हमें जो है यहाँ पर बहुत सारे मृतकों के अस्थि पंजर मिले थे, जिसके आधार पे इसको जो है मृतकों का टीला कहा गया। यह ज़िला लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? ज़िला लरकाना पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ महास्नानागार मिला है जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। मतलब 3 चीज़ें, महास्नानागार सबसे बड़ा, महाअनग्रह उससे छोटा, महाअनग्रह जो है वो उससे छोटा है, और उससे भी छोटा है सबसे छोटा सभागृह। लेकिन जो सबसे छोटा है सभागृह वो भी इतना बड़ा है अपने आप में कि 10,000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। समझ गए आप? तो फिर बड़ा कितना बड़ा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला है यहाँ से हमें? सर्वप्रथम यहाँ से हमें कपास मिली है। कपास यहीं पैदा किया गया, मतलब विश्व में सबसे पहले कपास इसी जगह मोहनजोदड़ो पर हड़प्पा सभ्यता में उगाई गई। और हमें यहाँ से क्या क्या मिला है? हमें मिला है गेहूँ, मकई, जौ, खजूर, शहद, तिल, सरसों, मसूर की दाल के सबसे ज़्यादा स्रोत मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या मिला है? और मिला है हमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, महास्नानागार मिला है। तो महास्नानागार के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है एक आकार मैंने बना लिया है ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप इस तरीके से, यहाँ पर ये कमरे थे और बीच में जो है स्नानागार था और स्नानागार के साइडों में कमरे इस तरीके से। फिर यहाँ पर बाहर निकलने का दरवाज़ा था जो कि सादा था, मतलब उस पर कोई ख़ास सजावट नहीं थी। और यहाँ पर उसका एंट्री गेट था जो पूरी तरीके से सजा हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये बनाए गए थे। कमरे हो सकता है इसलिए बनाए गए हों ताकि कपड़े वगैरह वहाँ पे चेंज करके जो है नहाया जा सके, इसलिए बनाए गए हों। तो इस तरीके से इसका डिज़ाइन था। इस विशाल स्नानागार में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी थी। कैसी लाइन थी? अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी थी जो कमरे के पास बने कुएं के पानी को स्नानागार में ले जाने का काम करते थे। ये पाइप क्या करते थे? जो कुएं से जो है पानी को स्नानागार में ले जाने का काम करते थे, जिन पर डार्ट लगाने का इंतज़ाम भी था। साथ ही अंडरग्राउंड पाइप स्नानागार का पानी बाहर निकालने के लिए भी लगाए गए थे। फिर क्या था? और पानी बाहर निकालने के लिए भी अंडरग्राउंड पाइप लगाए गए थे जो पानी को खेती तक ले जाते थे। जो वेस्ट पानी था उसको खेती तक यूज्ड पानी को ले जाते थे, यानी पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसलिए पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। महास्नानागार की फर्श और बगल की दीवारों को, यानी कि जो फर्श है और बगल की दीवारें हैं को गारे में जिप्सम मिला लेप लगाकर जलरोधी बनाया गया था, यानी वाटरप्रूफ बनाया गया था, ताकि ना तो फर्श में पानी बैठे और ना ही साइडों की दीवारें जो हैं उनमें सीलन लगे, इसलिए उनको जलरोधी बनाया गया था।
मोहनजोदड़ो से कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है, कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले साधु पुजारी की प्रतिमा जिसके चेहरे पर दाढ़ी है परंतु मूछ नहीं है, वो भी मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन जो है तीसरा महत्वपूर्ण शहर है। राजस्थान में नदी घग्गर के पास जो अब सूख चुकी है वहाँ पर ये कालीबंगन है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ निचला शहर भी किलाबंदित है। यहाँ मेसोपोटामिया की बेलनकार मोहरें मिली हैं। यहाँ से चावल बाली मिली है। क्या मिली है? चावल बाली यानी राइस हस्क मिला है। हवन कुंड भी मिले हैं। यहाँ से चावल मिलने के प्रमाण से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि राजस्थान पहले रेगिस्तान नहीं था, क्योंकि चावल पानी वाली जगह पर ही उग सकते थे। ठीक है, तो हवन कुंड तो मिले हैं, हवन कुंड जो मिले हैं यहाँ पे, लेकिन उनमें क्या है कि वो ऐसा लगता है कि शायद उनमें अग्नि का इस्तेमाल, मतलब हवन कुंड हुआ नहीं था, परंतु उनमें संभवतः हवन नहीं किया गया था। हवन कुंड में हवन नहीं हुआ था क्योंकि हवन कुंड की ईंट जली हुई नहीं है। हो सकता है हवन कुंड ज्योमेट्री के विषय की पढ़ाई के लिए, अभ्यास कार्य या व्यवहारिक कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, क्योंकि यह सभी अलग अलग प्रकार के बने हैं। क्योंकि सभी क्या है? अलग अलग प्रकार के बने हैं। ज्योमेट्री का विषय विश्व को यहीं से मिला है, यानी विश्व को जो ज्योमेट्री का विषय है वो हड़प्पा सभ्यता से ही लोगों को मिला है, और इसके प्रमाण हमें जो है वो कालीबंगन में देखने को मिल रहे हैं। अब चौथा महत्वपूर्ण शहर है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में घग्गर नदी के पास है। वंडर ऑफ द एज इसे कहा गया है, वंडर ऑफ द एज इसे कहा जाता है। यहाँ जल प्रबंध अति विशिष्ट है। यहाँ पर नगर के आसपास टैंक थे। घग्गर नदी जिसका पुराना नाम सरस्वती है, बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ लाने के लिए। और पुराना नाम क्या है इसका? सरस्वती। धोलावीरा के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए उसके पानी को ज़मीन में पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी थी। फिर उस पानी को बाद में निकालकर इस्तेमाल किया जाता था। तो कैसे व्यवस्था की हुई थी? इन्होंने टैंक बनाए हुए थे। टैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। टैंक में स्पीड ब्रेकर लगे थे जिससे तेज़ी से आने वाले पानी की रफ्तार को कम किया जा सके। पानी की रफ्तार को कम करके पानी के रुख को फील्ड में मोड़ा जा सकता था। ठीक है, तो इतनी सारी तकनीक जो है इन्होंने इस्तेमाल की। जैसे कि हम पहले देख रहे हैं कि इन्होंने वाटरप्रूफ महास्नानागार की दीवारें जो हैं वो बनाई हुई थी, फर्श बनाया हुआ था, यहाँ पर टैंक बनाए हुए थे। तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस था इनमें, है ना? कितनी ज़्यादा जो है ये अकल का इस्तेमाल करते थे। लोथल गुजरात साबरमती और भोगवा छोटी नदी के मध्य ये जगह है। लोथल कहाँ पर है? साबरमती और भोगवा छोटी नदी के मध्य। यहाँ पर बंदरगाह यानी डॉकयार्ड थी। हालांकि किसी पानी के जहाज़ के प्रमाण नहीं मिले हैं यहाँ पर, फिर भी यह विचार है कि पानी के जहाज़ से लंबी दूरी का व्यापार किया जाता था। भारत से व्यापार के लिए बाहर जाने वाली वस्तु के बदले गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी भारत लेता था। आइवरी यानी हाथी दांत। ठीक है, भारत से व्यापार के लिए बाहर जाने वाली वस्तु के बदले भारत क्या क्या लेता था? गोल्ड, सिल्वर लेता था और आइवरी भी लेता था। अच्छा, वैसे आइवरी लेनी तो नहीं चाहिए क्योंकि भारत में तो हाथी थे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 5 नावों के मॉडल यहाँ से मिले हैं। ठीक, फिर अब नेक्स्ट जो शहर है हमारे पास वो है सुरकोटदा, या इसे कहेंगे सुरकोतड़ा। ठीक है, आप अपने जहाँ कहीं भी नोट्स प्रिपेयर करें वहाँ ठीक कर लेना। सुरकोतड़ा, ता, सुरकोतड़ा। ठीक है, सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। घोड़ों के अवशेष यानी रेमिनेंट्स मिले हैं यहाँ से, जिससे ये पता चलता है कि कच्छ में नमक का रेत जो अब है संभवतः वो पहले नहीं था, क्योंकि घोड़े नमक में नहीं चल सकते। ठीक है, घोड़े नमक में नहीं चल सकते। संभवतः बाढ़ से इसका विनाश नहीं हुआ है, ऐसा विचार है। जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई किसी नगर का कैसे पतन हो गया, किसी शहर का कैसे पतन हो गया,
तो कोई भी रीज़न हो, लेकिन ऐसा अनुमान है कि बाढ़ तो यहाँ नहीं आई होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शहर है हमारे पास चनहुदड़ो। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण सिंध में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण सिंध में स्थित है। यहाँ पर घर कम मिले हैं। इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का कारखाना, कांच की चूड़ी बनाने के प्रमाण, साथ ही ज्वेलरी बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, ब्रॉन्ज एंड कॉपर के ज्वेलरी बनती थी। वैनिटी बॉक्स मिला है। वैनिटी बॉक्स यानी श्रृंगार बक्सा। श्रृंगार बक्सा मिला है जिसमें कंघा, शीशा, परफ्यूम, लिपस्टिक मिली हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल है। आगे देखते हैं। आईवीसी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी? तो इन्होंने बताया है इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता, चाइनीज़ यानी चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसका इलाका कौन सा है? ईरान, इराक और सीरिया। आज का जो ईरान, इराक और सीरिया है वो इतने इलाके में लगभग मेसोपोटामिया फैला हुआ था। अब बात करते हैं। अब आईवीसी वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर 3 थिंग्स। आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, वर्ल्ड में 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ल्ड में 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन, दूसरा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, तीसरा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ वेट एंड मेजर। अब इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग की। नगर सारे रेक्टेंगुलर शेप में थे यानी आयताकार शेप में थे, जबकि पूरी आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने में ट्रायंगुलर शेप में है यानी त्रिकोण आकार में है। 90 डिग्री के एंगल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर काटती थी। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से एक सड़क जा रही है और फिर यहाँ से एक जा रही है, तो ये जो कट लग रहा है ये 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। ठीक है। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। ठीक है। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। इस तरह संपूर्ण नगर हवाई अवलोकन में यानी ऊपर से देखने में एक चेस बोर्ड के स्वरूप प्रस्तुत करता था। एक चेस बोर्ड की तरह उसका स्वरूप लगता था, दिखता था। इसलिए इसे ग्रिड सिस्टम के अलावा चेस शैली भी कहते हैं। ठीक है, चेस शैली भी कहते हैं। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। ठीक है। आगे देखते हैं। स्वच्छ तथा गंदे पानी की पाइपलाइन अलग अलग थी। यहाँ पर जो पानी के निकासी की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। पाइपलाइन जो है स्वच्छ और गंदे पानी की वो अलग अलग थी, ताकि पानी एक दूसरे से ना मिले, और वो एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस पे थी। जैसे एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, इस तरह से। नालियाँ गहरी बनी हुई थी तथा इन्हें ढकने की भी व्यवस्था थी। इस तरह निकासी प्रबंध भूमिगत यानी अंडरग्राउंड था। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। ईंट को धूप में सुखाकर फिर पकाया जाता था। इस तरह यहाँ पर पकी ईंटों का इस्तेमाल नगर को बनाने में किया गया। इन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहले पकी ईंटों का इस्तेमाल किया, यानी विश्व को जो है पकी ईंटों का पहला साक्ष्य यहीं से मिला, तथा विश्व को इन्होंने पकी ईंट दी। पूरी आईवीसी में ईंटों का रेशो सेम था। रेशो क्या था? 3:2:1, यानी 3 जो है वो लेंथ है, 2 जो है ब्रेथ है, 1 जो है वो हाइट है। यही रेशो पूरे सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। अब बात करते हैं मापतोल की। वेट एंड मेजर। सिंधवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। अधिकांश बाट 16 या उसके गुणज भार के हैं, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 640 इत्यादि। इसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी 6 + 10 = 16। यहाँ 10 की पावर 47 तक की
कैलकुलेशन कर सकते थे। यहाँ के लोग जो है इतनी कैलकुलेशन करना जानते थे, यानी ये बड़े गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे। मेज़रमेंट का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ था। कैसा था? स्टैंडर्ड साइज़ था। और द स्क्रिप्ट ऑफ IVC इज स्टिल नॉट डेसिफर्ड, यानी यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। ठीक है। सिंबल्स उसमें है 419 सिंबल्स मिले हैं। लिपि वेस्ट्रोफोर्डम स्टाइल की है, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से लिखी जा सकती है, दाएं से भी और बाएं से भी। विश्व में केवल IVC में ही वेस्ट्रोफोर्डम स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है, यानी दुनिया में कहीं और कोई ऐसी लिपि नहीं है जो दाएं और बाएं दोनों तरफ से लिखी जाए, सिर्फ ये इकलौती ऐसी लिपि है। ठीक है। पूरे IVC में सॉलिड पहियों का इस्तेमाल होता था। पूरे IVC में यही पहिए मिले हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके डिक्लाइन की। IVC का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके बारे में बहुत से जो है अलग अलग सिद्धांत लोगों ने दिए हैं, और लोगों ने कहना गलत होगा, सॉरी, इतिहासकारों ने दिए हैं। और बहुत सी चीज़ों को मान लिया गया है। कुछ इतिहासकारों के जो तर्क हैं वो कुछ ठीक लगते हैं, और कुछ इतिहासकारों के जो है वो नहीं माने गए हैं। इस तरह से बहुत से तर्क हैं। तो रीज़न जो दिया गया है, फ्लड दिया गया है, अर्थक्वेक दिया गया है, आर्यंस अटैक दिया गया है, एपिडेमिक्स दिया गया है, यानी महामारी जैसे आ जाती है उस तरीके से। तो ये सारे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो ज़्यादा सही प्रतीत नहीं होता है। फिर एक और तर्क है जो RS शर्मा ने दिया है। एट प्रेजेंट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, सबसे ज़्यादा जिसको स्वीकारा गया है वो थ्योरी जो है इज़ गिवन बाय रामशरण शर्मा ने दी है। अकॉर्डिंग टू हिम IVC पीपल डिड नॉट डिक्लाइन टू हिम, IVC पीपल डिडंट डिक्लाइन इटसेल्फ, ओनली द unanimity of IVC was replaced with the diverse culture that came to India after IVC। इनका कहना यह है कि IVC का अपने आप में डिक्लाइन नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ, इनकी जो एक सारता थी, यूनानिमिटी थी, वो जो है ख़त्म हो गई। और वो ख़त्म क्या हो गई, रिप्लेस हो गई उस कल्चर से जो IVC के बाद आया। ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो है RS शर्मा ने थ्योरी दी है। तो और भी बहुत सारी थ्योरी दी हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो वो ज़्यादा जो है एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। ये वाली थ्योरी जो है ज़्यादातर लोगों ने इसको जो है सही माना है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, और क्या कहना चाहेंगे आपको, कांस्य युगीन सभ्यता का जो ये सारा लेक्चर था वो आज कंप्लीट हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसकी हर एक लाइन जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत पढ़ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कहूँगी इसे प्लीज़ लाइक कर दें, और साथ ही आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसी के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना खूब ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।